हेलो दोस्त, जैसा कि आपको मालूम है लेवल 5, 3 और 2 का एग्ज़ामिनेशन 12 तारीख से होने वाला है। लेकिन एक टॉपिक लोगों को थोड़ा सा परेशान किया है, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक का प्रश्न है। हर शिफ्ट में 3 मिनिमम और 4 के आसपास आ रहा है ये प्रश्न। थोड़ा सा ये अलग टाइप के है। जैसे कि पूछा गया था फिएट मनी क्या है, मार्जिनल प्रॉपर्टी से पूछा गया, एमएमपीसी से पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है, जीडीपी से प्रश्न पूछा गया है, कंपनी का डाइवर्सन से पूछा गया है। आपका कई सारे प्रश्न हैं, छोटे छोटे टॉपिक है। मोनोपोली से प्रश्न आया था। तो इस छोटे टॉपिक को देखते हैं, और इसके अलावा भी इस टाइप के टॉपिक है वो आप नेट से पढ़ लेना चाहिए आपको, जो आपको आ सकता है एग्जामिनेशन के लेवल 5, 3 और 2 में। क्योंकि यहाँ पे 9 मई और 10 मई को ये आया है, और ये जॉब के हिसाब है, रेलवे के जॉब है, जो एनटीपीसी का जॉब है उसके हिसाब से ये सूट करता है, इसलिए इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो प्रश्न कैसे कैसे आए थे एक बार नज़र मार लेते हैं, फिर चलेंगे। फिएट मनी कौन सा मनी है, उसके बाद आपके बारे में प्रॉफिट क्या होता है रेवेन्यू और कॉस्ट के टर्म में, उसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर एमपीसी क्या होता है, उसके बाद सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति, ये 2 बार है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में था। तो एक आपका था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसके बाद आपका ये कंपनी में कोई शेयर स्टॉक मार्केट में वैल्यू कम कर दिया जाता है या किसी को दे दिया जाता है सरकार द्वारा, उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद आपका डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास क्या है, उसके बाद आपका नेशनल जीडीपी यानी एनएनपी और जीडीपी से रिलेटेड क्या है, उसके बाद आपकी मार्केट स्ट्रक्चर में मोनोपोली क्या एग्जिस्ट करता है, और ये सारे प्रश्न थे। तो ये सारे प्रश्नों को हम थोड़ा सा अगर तीनों के टर्म में हम देखें तो डायरेक्ट एक बार में मैंने एक जगह लाया है। उसको लाने के लिए तो चलिए मैं वेबसाइट पे आ गया। यहाँ पे आज ही मैंने पोस्ट डाल दिया है। यहाँ पे वेबसाइट www.railwaylifealp.com पे यहाँ पे हमने डाल दिया है। इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो टॉपिक आया है इसको यहाँ पे ला दिया हूँ। हालांकि इसमें वो अभी थोड़ा सा ग्राफ वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा अभी हमें मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट हम समझेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है, जिससे आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो देखिए ये टॉपिक क्या था, यहाँ से आप इसको सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, और आप डायरेक्ट भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न यहाँ से पूछा गया था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 9 मई से 2 मई का। पहला आपका मार्केट स्ट्रक्चर में मोनोपोली क्या एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में बताना था। ये ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए 10 तारीख को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा था। तो देखिए मार्केट में 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, 4 टाइप के कंपटीशन है। इन चारों में से आप याद कर लीजिएगा, उनमें से एक मोनोपोली है। तो ये चारों क्या क्या है यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर दिया है। 4 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी में आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। एक है परफेक्ट कंपटीशन, ऐसा मार्केट जिसमें बहुत सारे बनाने वाला कंपनी और बहुत सारे खरीदने वाले कंपनी है, यानी बहुत वैरायटी में आपको आइटम है, यानी आप कोई भी आइटम लेके दूसरे के जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे मार्केट कंपटीशन को आपको परफेक्ट कंपटीशन बोला जाता है। उसके बाद मोनोलिथिक कंपटीशन होता है। ये इसमें भी बहुत सारे बनाने वाले तो होते हैं, लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट आपको सेम टाइटल, यानी एक को, जैसे मान लीजिए आपकी पेन है, एक पेन में क्या लगता है, रिफिल लगता है ना, रिफिल आपका लगता है, एक पेन की रिफिल दूसरे पेन की रिफिल में नहीं डाल सकते। ऐसे कंपटीशन को मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, किसी का रिफिल किसी के पेन में डाल दीजिए, समझ गए होंगे। ऐसे ही बहुत प्रोडक्ट है, यानी वैसे मार्केट जिसमें हर चीज़ के लिए एक रिप्लेसमेंट आइटम पड़ा हुआ है और प्रोड्यूसर वैसा बना रहा है, उस तरह के परफेक्ट कंपटीशन और मोनो के क्या। उसके बाद ऑब्लिक पोली में कहते हैं कि उसी टाइप के कुछ ही फ्यू प्रोडक्ट है, यानी कुछ लिमिटेड है, 2, 4, 5, 6 है, बहुत कम है, वैसे प्रोडक्ट को कहते हैं ओलिगोपोली। और मोनोपोली ऐसा होता है जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वही खरीदना पड़ेगा। यानी आरआरबी का एग्ज़ाम देना है लेवल 6 का, और आपने केवल लेवल 6 का ही चॉइस दिया है, तो लेवल 6 में ही केवल क्वालिफाई करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट को मोनोपोली कहते हैं। और सिंपल से बोले तो जो कैंडिडेट 5 लेवल में भरा है और 5 के लिए परफेक्ट है, वो है परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो कैंडिडेट है जो 5 तो एलिजिबल है, लेकिन लेवल 6 का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए लेवल 6 में कंसीडर नहीं होगा। ओलीपोली वो है जो ग्रेजुएट
का कैंडिडेट नहीं होके 10+2 का कैंडिडेट है, इसलिए ग्रेजुएट में नहीं दाद सकता। और मोनोपोली वो कैंडिडेट है जो लेवल 6 का कट ऑफ इतना हाई कर दिया जिसमें जिसका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है वही लेवल 6 में जा सकता है। समझ गए होंगे बेसिक कंसेप्ट। अगले में चलते हैं। अगला था नेट नेशनल प्रोडक्ट से, जिसको दो तरीके से बोला जाता है। नेशनल इनकम भी कई जगह बोल दिया जाता है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। नेशनल इनकम और नेशनल इनकम में टोटल इनकम जिसको कहते हैं जीडीपी, उसको एक ही जगह से कर दिया जाता है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला था, इसको आप याद रखिएगा। CIG प्लस में माइनस में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो भी हो, जो ज़्यादा होगा वो घट जाएगा, जो ज़्यादा होगा उसमें से घट जाएगा। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट में जुड़ेगा, अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है तो माइनस में ये घट जाएगा। तो ये नेशनल इनकम का टोटल है कि टोटल कंजम्पशन आपका कितना कंजम्पशन का है, इन्वेस्टमेंट कितना आया, टोटल आपकी गवर्नमेंट ने क्या दिया उस पर, और कितना इंपोर्ट हुआ कितना एक्सपोर्ट हुआ। तो इसमें प्रश्न पूछा था यहाँ पे किसके टर्म में, तो प्रश्न अगर यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो प्रश्न यहाँ पे था, यहाँ पे जीडीपी वाला नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। तो ये क्या होता है, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी GNP हो, सॉरी जीडीपी नहीं, GNP माइनस डिप्रिसिएशन, तो इसको बोलते हैं आपको NNP। उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारा टॉपिक को यहाँ पे कर लेते हैं जिससे आने वाले में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जीडीपी की बात करेगा कोई भी, तो जीडीपी पूरा आपका जो इनकम है टोटल के टर्म में आ जाएगा, जितना आपकी कंजप्शन हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना गवर्नमेंट का आया, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ। उसके बाद जीडीपी का आ जाता है NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जितना अपने घर में बनाया और उसका कितना वैल्यू डिप्रिसिएशन होके कम हो गया, इसको NDP बोला जाता है। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP आप देख ही लिए। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जीडीपी आ गया, प्लस में आपका वही X माइनस M, जो आपका इनकम बाहर में रहने वाले जो भारतीय हैं उनसे, और जो आपके देश में बाहर ले जा रहे हैं उनको घटाने के बाद जो बचेगा वो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी GNP। तो इन सारे टर्मों को लिख लीजिएगा। उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, X का मतलब है भारत के भारतीय दूसरे कंट्री में रह रहे हैं लेकिन इनकम जनरेट कर रहे हैं, और भारत में जो विदेशी रह रहे हैं वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो बचेगा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बच जाता है। उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, GNP माइनस डिप्रिसिएशन, यहाँ से करेंगे। तो ये वाला टॉपिक आपका प्रश्न आया था NNP, और NNP मार्केट कॉस्ट पे भी लिया जाता है। तो NNP कॉस्ट फैक्टर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी वगैरह वगैरह, ये भी एक टॉपिक है। तो इसको सिंपल से ऊपर से देखें तो GDP सबसे बड़ा क्वांटिटी, यहाँ से देखिए GDP आपकी बड़ा क्वांटिटी। GDP से अगर हमने क्या हटा दिया, डिप्रिसिएशन घटा दिया, तो वो आ गया NDP और GDP में से आपका इनकम भारत में रहने वाले और विदेशियों का रहने दोनों को हटा देंगे, तब आपका GNP आ गया, और आपका GNP में से डिप्रिसिएशन घटा दिए तो NNP आ गया। इन चारों टॉपिक, पांचों टॉपिक को देख लीजिएगा, एक टॉपिक है, हो सकता है इससे आगे आए। फिर स्टेक होल्डर से रिलेटेड था, जो प्रश्न पूछा था कि कंपनी के शेयर में कोई सरकार बेच देता है तो उसको क्या बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न था ये वाला प्रश्न, कि सरकार किसी भी एक में अधिक से कंपनियों का अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी 50% या 40% स्वामित्व रहता है, ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं। तो ये डाइवर्स कह सकते हैं, जिसको विनिवेश कहते हैं। मतलब सरकार के पास अगर मान लिए 100 रुपये है, 100 रुपये में से कह रहा है कि मैं 50 को बेच दूंगा, 50 के बदले मैं दूसरे से पैसे ले लूँगा, इसको विनिवेश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरे जैसा विचलन अलग है, और ये आपका प्रतिनिधान डेलीगेशन वगैरह आपकी एक वो बनती है, वो सब सारे टॉपिक था। तो यहाँ पे भी अगर इस टॉपिक को अगर देखें तो यहाँ पे ज़्यादा इसमें स्टैक मनी में है। तो अगर किसी सरकार सेल करके पैसे अगर लाता है, सब्सिडी देता है वगैरह वगैरह देता है, तो इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन अगर जो डिसइन्वेस्टमेंट को ही यहाँ पे अगर दूसरे तरह से देखे जाए
तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेक को सेल करते हैं तब भी होगा, कितना परसेंटेज किसको देना है, ये सारी प्रोसेस वाली है। अगली टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक यहाँ पे आया था आपका टॉपिक जो आप कह सकते हैं जिसमें इनडिफरेंट कर्व के बारे में था। तो ये सप्लाई डिमांड से रिलेटेड होता है, एक कंज्यूमर कितना डिमांड करता है। इसकी ग्राफ नहीं आ रही है, मैंने ग्राफ बनाया था, तो देखिए इस ग्राफ को मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए। ऐसा एक कर्व बनता है, इस कर्व में इधर आपका प्राइस है, इस प्राइस को ऊपर ले लीजिए और इधर की तरफ से आप देखिएगा यहाँ पे, एक मिनट ये पूरा इसको मैं ले लूँ, यहाँ पे क्वांटिटी है। देखिए मैं यहाँ बना लेता हूँ इसी ग्राफ को, एक मिनट। ये प्राइस है और ये है क्वांटिटी। अब प्राइस और क्वांटिटी में देखिएगा तो दो टाइप के होता है। जो आपका सीधा कर्व आता है इसको बोलते हैं डिमांड कर्व, लेकिन डिमांड कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होती है, कर्व बनाते चलता है। जैसे मान लीजिए मार्केट में दो प्राइस का अलग अलग आइटम है, कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, कुछ अलग आइटम का इस तरफ से बनेगा, मतलब क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के लिए ये, क्वांटिटी 3 के लिए ये, प्राइस 1 के लिए ये, 2 के लिए, 3 के लिए ये। तो ये इस टाइप से टच जो करता है इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। इसी का प्रश्न था, इनडिफरेंस कर्व वाला की बात करेंगे तो एक प्रश्न था यहाँ पे, एक मिनट कहाँ गया जी, यह था इनडिफरेंस कर्व के बारे में बात किया था। कह रहा है कि उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और किसके बीच का स्पर्शजन बिंदु पे स्थित होता है। तो स्पर्शजन बिंदु पे जो स्थित होता है इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। लॉ और डिमांड आप जानते ही हैं, लॉ डिमांड अगर बनाना चाहें तो आप यहाँ से बना लीजिएगा। लॉ डिमांड ये होता है, मतलब सप्लाई और डिमांड, इसमें अगर सप्लाई डोपलाई नहीं, ये इनकम इफेक्ट है, ये इनकम इफेक्ट की बात बोलते हैं। सप्लाई और डिमांड के बारे में बोलिएगा तो सप्लाई डिमांड लाइन ये सीधी वाली आती है, ये वाला होता है। इसी तरह हमने 2-3 डिमांड के बारे में बात किया था, वो 2-3 डिमांड के बारे में अगर बोले तो 2-3 डिमांड आपको क्लियर हो जाएगा। डिमांड कर्व इसको बोलते हैं, सॉरी मैंने अभी जो दिखाया था यहाँ पे, एक मिनट, इसे बोलते हैं, ये वाला लाइन को डिमांड कर्व बोलते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड भी इसी से कुछ मैच करता है। तो ये अलग अलग प्रश्न थे। अगला प्रश्न आपको देखेंगे तो अगला प्रश्न आपको इसी से रिलेटेड एक था और था, जिसमें आपको पूछा गया था मोनोटोनिसिटी। ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर इसमें देखेंगे मोनोटोनिसिटी में, तो यहाँ पे आपका है कि नेशनल कंज्यूमर हमेशा क्या कहता है, ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है कि जिसकी रिलायबिलिटी या सर्टिफिकेशन लेवल बहुत आधा हो जाए। यानी मोनो में अगर देखें तो मोर और प्रीफेंस प्रोडक्ट के बारे में है, अगर जिसमें लेस प्रीफरेंस होगा उसकी मोनोसिटी में रैंक लोअर चला जाएगा। इसमें ये भी एक प्रश्न पूछ सकता है, इसी से डिमांड से रिलेटेड है। उसके बाद है द कर्व इज इंटरसेक्ट ए पॉइंट इज ए नॉन एज इनडिफरेंस कर्व, जो हमने अभी बात किया था यहाँ पे, जब हम यहाँ पे कर्व बनाए। इनडिफरेंस कर्व क्या है, किसी पॉइंट को टच जो कर रहा है प्रोडक्ट क्वांटिटी को, इस पॉइंट के बारे में बात किया था। हालांकि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, हमें भी इतना परफेक्ट नहीं मालूम। अगला टॉपिक था मार्जिनल प्रोस्पेक्टिव कंज्यूम, एमपीसी के बारे में। तो इसकी फार्मूला सीधा सा होता है चेंज इन कंजप्शन इन चेंज इन डिमांड। इसकी ग्राफ मैंने बनाया हूँ ये, तो इधर आपका है, आपकी इनकम है, यहाँ ऊपर है और नीचे आपकी कंजप्शन है। यानी आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन का पैटर्न कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही बढ़े, लेकिन रेशियो में चेंज होता है। ये इस एमपीसी का मतलब था और ये पूछा था। इसकी प्रश्न अगर देखना चाहें तो इसकी प्रश्न क्या था, देख लें एक बार। ये है सीमांत उपयोग प्रवृत्ति एमपीसी के संबंधित है। तो कह रहा है ना, आय में परिवर्तन के साथ उपयोग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, ये आपका एमपीसी बोलते हैं। इसी के बारे में पूछा था और एमपीसी के परिभाषा सीधा सा देख लीजिए कि ग्राफ में चेंज होते रहता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन जाता है अगर ग्राफ में देखें तो। बाकी इकोनॉमिक्स के टर्म में इतना आसान नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट आता है। अब अगला चलते हैं जो मैंने इस पर अपडेट कर दिया है, जिसमें शिफ्ट 2 में आया था प्रश्न, जिसमें पूछा था आपकी टोटल रेवेन्यू में प्रॉफिट का टर्म का कैसे निकालेंगे। तो ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें ज़्यादा कोई डिस्कस की ज़रूरत नहीं है। जितना जनरेट हुआ, जितना आपने कमाया और जितना खर्चा किया कमाने के लिए, उसको घटा देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। यानी सीधी सी बोले प्रॉफिट बराबर क्या हो जाता है, जितनी लागत है, लागत माइनस खर्चा जो बनाने में हुआ वो प्रॉफिट है।
दूसरे टर्म में देखेंगे तो रेवेन्यू क्या होता है, तो रेवेन्यू भी निकालने के लिए अगर अगले प्रश्न में पूछ दिया जाए अगली बार, तो नंबर ऑफ़ यूनिट कितना सोल्ड हुआ, यानी मान लीजिए 100 बैग खरीद बेचा और एक बैग की कीमत 50 रुपये है, तो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, तो आपको पता ही है ये 5000 इकोनॉमिक्स का टर्म हो गया। लेकिन अगर इसी में पूछ दिया जाए कि 5000 अगर रेवेन्यू आपका जनरेट हो गया कितनी से, इतनी बेचने से, कॉस्ट भी आपको पता हो गया, लेकिन अगर बोल दिया जाए इसी में कि ये 5000 तो इसको खर्चा जो है इसको बनाने का खर्चा दो टाइप के डिवाइड कीजिए। एक होता है फिक्स कॉस्ट, यानी आपकी उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, मशीन का चार्ज लगेगा वगैरह लगेगा। उसके बाद नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो आपका वेरिएबल में होता है, लेबर चार्ज वगैरह लगेगा, ये सब लगेगा, उसमें सिलाई धागे वगैरह मटेरियल लगेगी। अगर दोनों को बनाने में इसमें 3000 खर्च और 3000 हो जाता है तो आपकी लॉस प्रॉफिट कितनी होगी, तो 5 - 3 = 2000। इसी को एक निकालने के लिए कॉस्ट फंक्शन में आ जाता है कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉस्ट फंक्शन के बारे में आ जाता है कि कॉस्ट फंक्शन, तो इसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट गुना नंबर ऑफ यूनिट इन द सोल्ड, ये वाला टर्म जरूर रखिएगा याद। इसके कारण से फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहता है, जैसे अगर 1000 है तो 1000 रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट तो आपको बढ़ घट सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कितना क्वांटिटी आप सेल करेंगे ना उसी पे आपकी डिपेंड करेगी आपकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के टर्म में। और टोटल कॉस्ट अगर ज़्यादा होता है तो उसी के टर्म में रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा, और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ये कंसेप्ट है। उसके बाद अगला था मनी के रिलेटेड, फिएट मनी क्या है, जो हमने अंतिम में प्रश्न दिखा था, ये पूछा था ये वाला फिएट मनी क्या है, इसके बारे में एक प्रश्न पूछ दिया था शिफ्ट 2 में स्टेशन मास्टर के बारे में। तो देखिए ये प्रश्न तो कई बार पूछा हुआ है, बैंकिंग वगैरह में हमेशा पूछते रहता है, और इसमें 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला फिएट मनी, दूसरा कमोडिटी मनी, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव मनी। देखिए फिएट मनी और रिप्रेजेंटेटिव मनी लगभग सेम होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, इसको हम समझेंगे ये इसमें बारीकियों से। तो फिएट मनी ऐसा मनी है जिसका कोई इंस्टिंक्ट वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये इशू कौन करता है, तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है, एबिलिटी गवर्नमेंट के है, गवर्नमेंट के विश्वास पे फिएट मनी चलता है। पूछ देगा कि एग्जांपल ऑफ फिएट मनी है, अगले में क्या है, तो अपना पैसा इंडियन रुपी, यूरो, डॉलर वगैरह, ब्रिटिश, जापानी येन वगैरह वगैरह, ये सब कौन सा मनी के एग्जांपल है, फिएट का है। एक कागज़ पे प्रिंट करने के लिए जो प्रिंट किया हुआ है और लिखा हुआ है $100, तो $100 इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस प्रिंट यानी गवर्नमेंट की फैथ पे है, इसे बोलते हैं फिएट मनी। कमोडिटी मनी आप जानते ही हैं, ऐसा मनी जो गोल्ड के बदले इसको आपको रखा जाए, यानी जिसका सम इंस्टिंक्ट वैल्यू होगा। यहाँ प्रश्न भी पूछा था तो ऑप्शन यही दिया था, नो इंस्टिंक्ट वैल्यू होता है फिएट मनी का, बाकी चीज़ें नहीं पूछा था। तो देखिएगा इसमें अगली बार पूछ दिया जाए कि फिएट मनी क्या होता है, तो गवर्नमेंट का फैथ होता है, गवर्नमेंट का विश्वास है, इसे फिएट मनी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है बदल के, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कमोडिटी मनी आप जानते हैं, गोल्ड सिल्वर के आधार पे जो पैसा जनरेट किया जाता है, यानी जो आपकी बनाया जाता है, उसको जो आपकी उसमें रखा जाता है, उसे बोलते हैं आपकी कमोडिटी मनी। ये सबको पता हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कमोडिटी के नाम से ही पता चल जाता है। उसके बाद अगला है रिप्रेजेंटेटिव मनी, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड, चेक्स वगैरह वगैरह सब आ जाते हैं इसमें, बैंक से रिलेटेड। और ये भी आपका जो फिएट मनी है उसी तरह इसका भी कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन ये भी एक पेपर पे चलता है, इसे भी इंस्टिंक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव मनी के रूप में जानते हैं। ये तो तीनों मनी आप याद रखेंगे, कमोडिटी मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी और आप फिएट मनी, ये टॉपिक है ये। तो मैं कोशिश किया हूँ कि थोड़ा सा इसको समझाया जाए, और भी टॉपिक पे कुछ डिटेल मिलेगा तो ये सारे टॉपिक को मैं लाने की इस पे कोशिश करूँगा। हालांकि ये टेढ़ा है ना, मुझे इकोनॉमिक्स हमें आता है ना आपको आता है, लेकिन सीखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है छोटे छोटे टॉपिक से 1-2 नंबर मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।